How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, the making of regional cultures. Okay, so let us start now this chapter, kids. कल्चर इन द मेडिवल पीरियड फ्लोरेंस वेब। जैसे जैसे हमारी संस्कृति उभरती जाती है वैसे वैसे हमारा धर्म और देश भी बनता जाता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑल द बिग एंड द स्मॉल किंगडम्स इंक्रीज्ड कल्चरल एक्टिविटीज। चाहे वो हमारा स्टेट छोटा हो चाहे हमारा राज्य बड़ा हो, सभी कल्चर पर डिपेंड होते हैं। मेडिवल पीरियड आल्सो saw the development and flowering of new languages and literature। जो मेडिवल पीरियड में जो सबसे ज्यादा एम्बिस किया गया, डेवलपमेंट किया गया, वो लैंग्वेज और लिटरेचर पर किया गया। लिटरेचर वॉज नॉट ओनली रिलीजियस बट ऑल्सो सेकुलर। मैनी प्रोमिनेंट poets with writers and historians made the medieval period a culturally and the literary rich period। यहाँ तक कि मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा poet, historians और जो राइटर थे वो सबसे ज्यादा रिच थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी ऐसी चीजें मिलती थी जिसके बारे में वो हमेशा लिखा करते थे। Pelargons expanded to such activities by the rulers also added greatly to this development। यहाँ तक कि जो भी उनके शासन के अनुसार होते थे विकास के, वो हमेशा अपने राज्य में कैसे उसको विकसित किया जाए उसके बारे में नई नई टेक्नोलॉजी लगाते रहते थे। Let's study in the details about the languages and the literature written in this period, different languages. Okay? Now, regional languages and the literature है different languages and embraced in different regions of the Bharat during the medieval period। जैसे जैसे भारत में मध्यकालीन युग में जैसे जैसे भाषाओं का दौर बढ़ा, अर्थात जिस तरह की भाषाएं भिन्न भिन्न है उसी तरह उनके धर्म और संस्कृति भी अलग अलग होती चली गई। As the language embraced, so does the literature in this language, thus with the embrace of the new language। और जैसे जैसे संस्कृति डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे उनकी भाषाओं का भी डेवलप होना शुरू हो गया। New literature also came into being। In this way, भारत became rich in language and literature। और जल्दी ही भारत लैंग्वेज में और लिटरेचर में बहुत ज्यादा संपन्न देश हो गया। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत had been the language spoken in भारत since ancient time। प्राचीन समय से ही भारत भाषाओं के क्षेत्र में सबसे अव्वल रहा है संस्कृत के माध्यम से। It was the language of the higher learning during the medieval period। Many schools were there to learn Sanskrit। जो बहुत सारे स्कूलों में जैसे संस्कृत सिखाई जाती थी, संस्कृत was spoken in the regions of the even Muslim kings। यहाँ तक कि जो संस्कृत है वो अक्सर मुस्लिम राजाओं द्वारा अक्सर बोली जाती थी इन वेस्टर्न साउथर्न भारत में, और बंगाल में a lot of the literature work was done in the medieval period। यहाँ तक कि वेस्टर्न साउथर्न भारत और बंगाल में मध्यकालीन युग में सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य and the Vallabhacharya wrote many books in Sanskrit which relate with the philosophy and religion। A lot of dramas, kavyas, sangraha, collection of the poetical narration, stories, etc. were also written in Sanskrit languages। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी संस्कृत भाषाओं का रिटर्न में अध्ययन किया। Many books in Sanskrit were written on Hindu laws, धर्मशास्त्र between 12th and the 16th century, for example। Okay? मिताक्षरा written by the विघ्नेश्वरा। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी। मॉडर्न हिंदी evolved from the inflections of the खारी बौली where Persian। मॉडर्न सबसे ज्यादा फिर जैसे हिंदी का आगमन हुआ आधुनिक हिंदी का, तो सबसे ज्यादा जो बोली जाती थी वो खारी बौली और फारसी लोगों द्वारा बोली जाती थी। मेडिवल हिंदी वॉज एक्चुअली स्पोकन इन ब्रिज। जो मेडिवल हिंदी थी वो वास्तव में ब्रिज में बोली जाती थी। द नाइबरहुड ऑफ द मथुरा, और इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के दरबार में अ मुगल नॉवल नेम्ड अब्दुल रहमान खाने खान wrote poetry in हिंदी। उन्होंने बहुत सारी हिंदी पोइट्री का लिखा। He encrypted the Persian ideas and the thoughts in the poems। उन्होंने अपनी पोएम्स में इतने महान विचारों को डाला है, बहुत उन्होंने अपनी पोएम्स में, कविताओं में बहुत सारी ग्रेट थॉट्स और आइडियाज को
डाला है। Composed in Hindi language mean even today his poetry is a part of Hindi textbook of the every school in Bharat. जिस तरह भारत की प्रत्येक टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट बुक में इन कविताओं का संग्रह है। His popular called रहीम, यहाँ तक कि वह रहीम की दोहों के नाम से विख्यात है। His verses are called रहीम के दोहे, जिसे हम रहीम की दोहे के नाम से जानते हैं। He wrote रहीमन धागा प्रेम का, जैसे रहीम के दोहों में से रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ओके, चलिए। इन द अदर वर्ड, यदि अन्य शब्दों में कहा जाए, he tells not to snap the ties of love, कि यह जो एक धागा है वो एक प्यार से बंधा हुआ है। Because once broken they do not unity, यदि हम लोगों में एक यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वह धागा टूट जाएगा। If they are united, there is the still a knot in it, तो वो क्या होगा, यदि यूनिटी ना होने के जब वो धागा टूटेगा। In simple word, he tells that once relation is broken, they are difficult to join because there will always be sure members attached to it. Okay? जब हमारा वो धागा, प्रेम का जो धागा यदि वो टूट जाएगा तो वह उसे हम दोबारा जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दोनों का जो रिलेशन है वो एक क्या होगा, वो टूट जाएगा। और यदि हम उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात फिर से वही यूनिटी हमें वापस नहीं आ पाएगी। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज तुलसीदास, इसलिए दूसरे कवि तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि द वन हु कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द रामास लाइफ इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने भगवान श्री राम जी के चरित्र पर कुछ शब्दों के रूप में व्याख्या की है, जैसे रामचरितमानस विच इज द होली बुक ऑफ द हिंदू। राम का जो उनमें चरित्र का वर्णन किया गया है वो रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ में किया गया है। At that time, contributions were made in the Hindu literature by many well-known poets. यहाँ तक कि वह हिंदू संस्कृति के हिंदू कवि थे जिन्होंने राम के चरित्र के ऊपर रामचरितमानस में ये सारा सार लिख दिया था। One of them was Rakshan, who was the great devotee of the Lord Krishna and wrote a lot about the Krishna life. और उन्होंने कृष्ण के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को उसमें लिखा है। सूरदास वॉज ब्लाइंड डिवोटी, सूरदास एक अंधे भक्त थे, फिर भी उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में बहुत कुछ लिखा। एंड ही ऑथराइज्ड सूर सागर, और उन्होंने ऐसी ही अपनी किताब सूर सागर की रचना की। नेक्स्ट है मराठी। मराठी वॉज स्पोकन बाय द कॉमन मैन, जो मराठी है वो एक सामान्य लोगों द्वारा लिखी गई, इन द माराठावर रीजन प्रदेश में लिखी गई थी। द लिटरेचर वर्क ऑफ द मराठी संत, और इसमें जो मराठी संत थे उन्होंने उस कवियों ने मराठी संतों ने उस पर कार्य किए, जैसे तुकाराम हेल्प इन द पॉपुलराइजिंग दिस लैंग्वेज अमॉन्ग मैसेज, उन्होंने मराठी भाषा में बहुत सारे लोगों को ऐसे संदेश दिए जिससे लोग जागरूक हो सके। एज ही कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स, उन्होंने ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोइट्री का भी मराठी लैंग्वेज में कंपोज किया। मराठी एम्ब्रेस्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन ब्राह्मणी किंगडम्स, उसी आधार पर मराठी भाषा के से प्रेरित होकर ब्राह्मणी राज्य में भी उन्होंने ऐसे ही मराठी इन बीजापुर में उन्होंने ऐसी बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया। हिज अभंगा और द डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज टू लॉर्ड कृष्णा आज फेमस इन मराठी, और मराठी भाषा में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति युक्त भजनों को लिखा। संत ज्ञानेश्वर आल्सो रोट द ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरी में लिखा गया द ट्रांसलेशन ऑफ द भगवद गीता इन मराठी, और फिर उन्होंने भगवद गीता का मराठी भाषा में उसको लिखा। भगवद गीता जो श्री कृष्ण पर आधारित है, तो ज्ञानेश्वर ने अपनी मराठी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता को लिखा। आगे है बंगाली। बंगाली इज अ रिच लिटरेचर एंड अ रिच कल्चर हेरिटेज। जो बंगाली है वो बंगाली है वो एक रिच लिटरेचर और रिच कल्चर हेरिटेज है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह संसार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है।
इट ओरिजिनेटेड इन द 17th सेंचुरी, इसका उद्भव 17th शताब्दी में हुआ था इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के द्वारा। जयदेव was the great poet of the Bengal of mid 12th century. Okay, he composed Gita Govind a narrative poem. उन्होंने एक गीत गोविंद की रचना की, किसने, है ना, गीत गोविंद कविता की रचना की। It describes the life and love of the divine couple Radha and Krishna. Most of these poems are in the Sanskrit. उनकी मुख्य जो कविताएं थी वो संस्कृत भाषा में थी। उसके बाद भगवत गीता वॉज आल्सो ट्रांसलेटेड इन बंगाली। जो भगवत गीता है वो बंगाली भाषा में लिखी गई, ट्रांसलेट की गई दो, जबकि द स्टेट लैंग्वेज वॉज फारसी एंड द लैंग्वेज ऑफ द पंडित वॉज संस्कृत। बाय पीपल स्पोक बंगाली एज अ कॉमन लैंग्वेज। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द अलाउद्दीन हुसैन शाह द रामायण एंड द महाभारत, जो रामायण और महाभारत है वह ट्रांसलेटेड इन बंगाली, वो बंगाली में ट्रांसलेटेड की गई। The reassurance of the Bangla was seen in the work of चैतन्य महाप्रभु, और जल्दी ही बंगला में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा और उन्होंने भक्ति, कृष्ण की भक्ति करनी शुरू की। Who was considered as the reincarnations of the Lord Krishna. He was a great devotee of the Krishna and composed poems in Krishna praise in Bangla language. Okay. Next is South Bharatiya languages. Under the rule of, जैसे चोलों का शासन के दौरान 3 languages prospered in the South Bharat. These languages were Tamil, Telugu and Kannada. Telugu language reached at its peak during the rule of the विजयनगर Empire. जो तेलुगु भाषा थी वो किसी विजयनगर साम्राज्य में सबसे ऊंची चोटी पर थी। Krishnadevaraya, the great king of the Vijayanagara, himself was a scholar and a great poet. He wrote Amuktamalaya, a poetic work in Telugu. He patronized many scholars and poets in his court. Tenali Ram was one of them. He was a famous scholar and an assistant in the court of Krishnadevaraya. The cherries increased Malayalam languages. Otakara and the Campbell were well-known Tamil poets. They were under the patronage as the Emperor Chola dynasty. Campbell's most famous work is the Tamil version of Ramayana. Nayanara and Tikana translated Mahabharata in Telugu. Pampa, Pona and the Rana enriches the Kannada literature with their writings. Okay. Next, Arabic and the Farsi language. The most famous among these were the Fatah-e-Alamgiri, written during the reign of the Aurangzeb. In Bharat, Arabic was limited to a small group of the people only. Thus, there was a little literacy work in Arabic. With the arrival of the Turkeys in Bharat, Persian language also arrived in Bharat. The most famous Persian scholars in Bharat was Amir Khusro, who was born in partly in Uttar Pradesh region. He introduced a new style of the writing and it was called Sabag-e-Hind, or the style of the Hind. He got in Hindwari, which literally mean of Hindi. Amir Khusro has written about 90 books and Khalid Bari in his the masterpiece. The Turks adopted Persian language as the language for the administration in Bharat. With the introduction of the Persian and the Arabic scripts, a new language took born in Bharat. It developed and flourished in the subcontinents. This language was Urdu. This language was extremely simple, was Islamic vocabulary and the Arabic scripts. Okay. Books in the Sanskrit were translated into Farsi. बहुत सारी संस्कृत भाषाओं का ट्रांसलेटेड किया गया फारसी में भी,
which included the books in the medicine and music. जिसमें से कुछ किताबें मेडिसिन से रिलेटेड थी और म्यूजिक से थी. The Ratnagiri by Kalangan was also translated into Farsi. Similarly, Tutinama was translated into Persia. How was Urdu originated? चलिए जानते हैं उर्दू का उद्भव कैसे हुआ. उर्दू एज ए लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन द मिलिट्री कैंप्स. तो है मिलिट्री कैंप से शुरू हुई उर्दू. उर्दू एमर्ज्ड एज अ लिंक लैंग्वेज. उर्दू एक ऐसी लिंक लैंग्वेज है. इट वाज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, जिसे अधिक से अधिक लोगों द्वारा समझा और बोला जाता था. Many researchers have traced the origin in Urdu in military camps. जो बहुत सारे रिसर्चर हुए उन्होंने जाना कि जो उर्दू भाषा का जो उद्गम है वो मिलिट्री कैंप से शुरू हुआ था. ऑफ महमूद गजनी से. उर्दू itself means लश्कर ड्राइव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लेटर मुगल. उर्दू का शब्द होता है लश्कर, मतलब निकलना. जो उर्दू मुस्लिम धर्म की मानने वाले थे उन लोगों ने उर्दू भाषा का प्रचलन शुरू किया. उर्दू became the language in which letter began to be written. उर्दू भाषा भी ऐसे ही आम भाषा की तरह पहले लिखी और बोली जाती थी. लखनऊ एंड दिल्ली were the main center of the Urdu poetry and literature. मिर्जा असदुल्ला बैग खान, also known as the मिर्जा गालिब, was one of the greatest poet of the Urdu. जो मिर्जा गालिब थे वो उर्दू के सबसे बड़े कवियों में से एक थे. आगे है पेंटिंग. पेंटिंग है भारत है द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग. भारत में ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियों का आविष्कार होता था. We can see some specimen of the painting in ancient as well as the medieval period. During the medieval period, paintings was an important art form. जो पेंटिंग्स है वो important art है, एक आकार है. Earlier the scenes from the Hindu mythology, क्योंकि जो पेंटिंग में हिंदू माइथोलॉजी के सीन क्रिएट होते थे on the walls दीवार पर etc. But later different motifs were used to decorate the monuments. और उन्हीं की कलाकृतियों के आधार पर monuments को डेकोरेट किया जाता था. During the Sultan period, the art of the miniature painting started developing and the flourishing. It was mainly patronized by the kings. Artists were employed to decorate monuments and books. केवल आर्टिशियंस का यही कार्य होता था, वो बुकों को और मॉन्यूमेंट्स की और सजाने में लगे रहते थे. The Mughals introduced a new style and the other themes of the painting. जैसे ही भारत में मुगलों का साम्राज्य, उन्होंने कलाकारी को एक नई थीम देनी चाहिए. They depict the court scenes, marriage and the ceremonies through paintings. उन्होंने पेंटिंग्स में मैरिज और सेरेमनीज को भी डाला. They added vibrant colors of the painting. और कलर और पेंटिंग को एक बड़े सुंदर रंग बिरंगे चित्रों में बना दिया. अकबर was a great patron of the paintings. अकबर के पास एक ग्रेट महान पैटर्न थे पेंटिंग्स के. He loved for painting, attracted a lot of the painters to his court, which include the Hindu painters. यहाँ तक कि अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा जो पेंटर थे वो हिंदू पेंटर्स थे, जो उसके लिए कलाकारी करते रहते थे. There were more than 100 painters and the illustrations in the royal studio called तस्वीर खाना. यहाँ तक कि उनके दरबार में सौ ऐसे पेंटर रहते थे जिन्हें एक हॉल दे दिया गया था जिसे तस्वीर खाना कहा जाता था. बुरानामा, तुतीनामा and the हमजदनामा were also illustrated with the beautiful paintings. Mansoor, a famous artist in the Mughal court, replaced the flat effect of the Persian style of painting with the Bharat three-dimensional effects of their pictures. The Akbarnama, written by Abul Fazl, जो अकबरनामा है, जो किताब है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई, was decorated with painting. एक पेंटिंग के माध्यम से उसे सजाया गया in the bright भारतीय कलर से. ब्राइट कलर लाइक जैसे पीकॉक ब्लू, रेड वर नाउ लाइब्रेरी टू मेक पेंटिंग्स ब्यूटीफुल. जैसे लाल कलर है जिससे पेंटिंग बहुत सुंदर लग सके. द यूरोपियन पेंटिंग स्लोली स्टार्टेड इन्फ्लुएंस मुगल पेंटिंग स्पेशली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द पर्सपेक्टिव. और यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा भी भारतीय की इन मुगलों की जो भी पेंटिंग कलाकृति होती थी वो एक अच्छे ढंग पर दर्शाई जाती थी.
द पुर्तगाली प्रेस इंट्रोड्यूस द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द court ऑफ अकबर। सबसे ज्यादा जो पुर्तगाली थे वो अकबर के दरबार से ज्यादा प्रभावित होते थे, क्योंकि अकबर के दरबार में सबसे अच्छी पेंटिंगों का समावेश मिलता था। जहांगीर वाज पैशनेट अबाउट पेंटिंग। जहांगीर को भी पेंटिंग का बड़ा शौक था। He was a keen observer as well. वह उतना ऑब्जर्व करता था जितना वो कर सकता था। He could identify the paintings of an artist in one glance. He popularized the portrait painting and the paintings of the animal. Shahjahan introduced the lavish gold pigments in the paintings. The paintings from Pashanama are the spectacularly illustrated. Aurangzeb's dislike for painting resulted in the decline of this art form. Downwards, the lead to the migration of the painters from the Mughal court to the courts of the kings in the Rajasthan and Deccan, which later emerged as great centers of paintings. The Rajasthani style included the Mughals and the Bharatiya traditional styles of painting. मुख्य रूप से मुगलों को जो सबसे ज्यादा पसंद आती थी वो राजस्थानी स्टाइल या फिर भारतीय ट्रेडिशनल पेंटिंग पसंद आती थी। Their paintings displayed the scene of भारतीय mythology like story of the divine couple Radha Krishna. Music also flourished in the Bharatiya during the medieval period. Medieval period में सबसे ज्यादा म्यूजिक का उद्गम शुरू हुआ। The Turks brought with them a new style of the music. तुर्कों ने म्यूजिक को एक नया रूप दिया, which a fusion of the Arabic and the Turk music. इसमें अरबिक और तुर्क भाषा को भी जोड़ा गया। They also brought with them new musical instruments like rabab and the sarangi. Bharat was introduced with new modes and the regulation of the music. भारत में म्यूजिक को एक नए रूप में जाना जाने लगा with the advent of the Turk in भारत। अमीर खुसरो was not only a poet. अमीर खुसरो केवल एक कवि नहीं थे बल्कि and a scholar, विद्वान भी थे, but he also an accomplished musician, और एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे। He lived in the court of the Alauddin Khilji. वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। He combined the Persian and the Bharatiya style of music from music melody. यहाँ तक कि वह फारसी और भारतीय दोनों ही भाषाओं से मेलोडी मतलब एक म्यूजिक तैयार करते थे। He took part in the religious musical gathering called Sama, which was originated by the Sufi Sultan Nizamuddin Aulai. He introduced many Persian Arabic rigs like Gora, Sana, and the Aima in the Bharat. Amir Khusro invented the sitara due to his expertise in music. He was accorded the title of Nayak, or master of the both theory and the practice of music. The Mughals patronized music like other art forms. Akbar included Tansen of the Gwalior in their Navratrangas. Mian Tansen produced many new rigs like Raga, Darbari, and the Raga Deepak. In words of the Abul Fazl, who wrote the biography of Akbar, a musician like Tansen had not been heard in the Bharat for the last 1,000 years. Jahangir and the Shahjahan were also very fond of music. जहांगीर और शाहजहां को भी म्यूजिक का बहुत शौक था। They employed new musicians in their court, but they vanished in the court of the Aurangzeb, who did not like music. लेकिन औरंगजेब के दरबार में एक संगीतकार को परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था। But he allowed the use of the musical instrument in his court. लेकिन उनके दरबार में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अनुमति थी। He himself was an accomplished वीणा player, क्योंकि वह अपने आप में एक वीणा वादक थे। The later generation of Mughals increased music in their courts. Firoz Shah Tughlaq was also a great lover of music. He even got the Bharatiya classical work of music called Raga Darpan, translated into Farsi language. Raga Darpan music का उन्होंने फारसी भाषा में translate किया। Raja Man Singh of Gwalior was very fond of
म्यूजिक। राजा मान सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, उन्हें भी म्यूजिक बहुत पसंद था। Under his support and the encouragement, a new book with all the new musical books introduced by the Muslim rulers with return. This book is called Man Kautuhal in the Kashmir, a distinctive style of the music and world, which was greatly influenced by the Farsi style of music. Next है dance. Temples were the abode of the dance during the medieval period. Many classes forms of the dances involved in the temples. Temples में सबसे ज़्यादा जो क्लासिकल टेम्पल थे, उनमें सबसे ज़्यादा नृत्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। Bharatanatyam involved under the patronage of the Cholas ruler as the temple dance. Bharatanatyam was performed by the female dancer called the Deva Dasis. यहाँ तक कि जो भारतनाट्यम होता था वो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था, जिसे देवदासी कहा जाता था। They had sacrificed every materialistic things and have devoted their lives to God. यहाँ तक कि वे अपने हाव भाव से भगवान के प्रति समर्पण या भक्ति को दर्शाती थी। Of the temples में different regional kingdoms saw the evolution of the different dance. यहाँ तक कि different traditions को देखकर वो different डांस किया करती थी। Forms like कथकली, ओडिशा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। They performed the dance for the god. ये जो डांस किया जाता भगवान के लिए समर्पित होता था during the temple rituals. But later in the 12th century, the dance form began to be performed outside the temples for public and state. और फिर उसके बाद 12th century के बाद ये जो डांस था पहले 12th century से पहले मंदिरों में किया जाता था। 12th century के बाद यह डांस अब स्टेज पर या फिर पब्लिक के लिए भी किया जाने लगा। In North Bharat, Kathak and Vulvi dance from which got this name from the word Katha. Katha means a story. यहाँ तक कि जो डांस दिखाया जाता था वो एक कथा के रूप में दर्शाया जाता था। Because it originated from the devotional creation of the कथाकरी storyteller. जो कथाकरी के storytellers होते थे वो एक कथा के माध्यम से पूरे दृश्य को डांस के माध्यम से दर्शाते थे। Who were associated with temples. Kathak, a traditional dance from an intellect performed in the temples for the praise of the god. तो कथकली डांस होता केवल भगवान के लिए किया जाता था मंदिरों में, जो भगवान की प्रशंसा या उनकी भक्ति को दर्शाता था। But later the Mughals introduced Kathak in the दरबार of the बादशाह. यहाँ तक कि मुगलों का जैसे साम्राज्य आया, उन्होंने कथकली डांस को अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में कराना शुरू कर दिया। In this way, this devotional dance from the change into the entertainment of the dance. यहाँ तक कि वे जो डांस केवल अब एक मनोरंजन का साधन बन गया। Costumes of the dancers are highly influenced by the Mughal sense of the dressing. यहाँ तक कि मुगलों के द्वारा ही उस डांस की जो ड्रेसिंग सेंस थी उसको थोड़ा परिवर्तन किया गया। There are two scholars of this dance from which are called the Gharanas. The two Gharanas are the Jaipur Gharana and the Lucknow Gharana. The last Nawab of the Awadh, Nawab Wajid Ali Shah, was the great patron of this dance form. Next है Bengal. एक केस हिस्ट्री। Bengal has a very rich culture heritage. जो बंगाल है वो भी एक rich culture heritage है। It had been the major center for art and literature. The dance, literature, music, language of Bengal are well known all over the world. Bengal has a variety of the monuments which were built during different rules. Some of the famous monuments of the medieval period are the Adina Masjid, Daki Darwaja, Kotwali Darwaja and the five temples. Five temples में जैसे तांतीपरा, दारसबरी, चमकाती, छोटा सोना and the Barasona. Many temples were built in the Bengal. Most of which were built with bricks and decorated with terracotta. Most of the building was having four roofs moving up to coverage at the point. Bishanpur has many such temples. The Rasmanchar Jor Bangla and Radha Shyam temples are good example of these forms of architecture. The walls
of these temples are finely decorated with terracotta tiles and depict the scenes from the epics. Bengali language is spoken in Bengal, which developed as a regional culture languages. There was a great deal of the spread of the Bengali through the hymns written by Chaitanya Mahaprabhu in these languages. It has many words of the Sanskrit as it derives from the Sanskrit language. As Bengali had been under the rules of the Turks, so many words of the Bangla language are from the Persian language. Next, the Ramayana and the Mahabharata were translated into Bengali. It was done on the order of the Alauddin Hussain Shah. The Bhagavad Purana was also translated into Bengali by the famous poet Maladhar Basu. There are the three mainstreams of the Bengali culture: folk, modern, and classical. Folk music is basically based in the rural Bangla and has been sung by the village singers over the centuries. The traditional musical instruments of the Bengal are iktara, dotara, and the gungur, dhol, mandira, behala, and the basi. There had been old age folk drama called Jatra, which is listened even today by the people in Bangladesh. Tripura and the West Bengal were more best known for music of the Bengal is ball singing, which is sung by a special set. This music is influenced by the Bhakti movement and Sufis. The devotional music started by the Chaitanya Mahaprabhu called Kirtan is still very popular in Bengal. Okay? Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.